किसका? ऊर्जा एवं द्रव्य, यानी द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच जो भी संबंध होता है, जो भी होता है उसी के बीच के अध्ययन को क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये पहले ना हम लोग समझते हैं कि ये द्रव्य क्या होता है, यानी मैटर क्या होता है, यानी द्रव्य क्या होता है। द्रव्य ऐसा चीज जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्य किसे कहेंगे? ऐसा चीज जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, उसे द्रव्य कहेंगे, ठीक। लेकिन ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा तो ना तो स्थान घेरता है और ना ही इसका खुद का मास होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आवाज किसी, अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो क्या होती है भाई? आवाज किसी कमरे में साउंड चालू कर दिए और साउंड क्या करेगी? भाई कमरा खाली करो, मुझे गूंजना है। या अगर कोई आदमी आकर उस कमरे में बोल रहा है तो क्या करेगी? साउंड बोलेगी भाई हटो यहाँ से, मुझे यहाँ पे स्थान को घेरना है। नहीं, क्योंकि ऊर्जा जो है ये हमारी क्या कहती है, वॉइस जो होती है, ये जो साउंड होता है, ये क्या होता है कि ऊर्जा होता है। जैसे लाइट होता है, प्रकाश अगर किसी कमरे में आया तो क्या करेगा? सभी खाली करोगे, भाई हटो हटो, मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं कि रहना है। नहीं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है ना। ये ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। एनर्जी और ऊर्जा में हम लोग समझते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? ऐसा चीज जिसमें द्रव्यमान होगा और वो स्थान को घेरेगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्या हुआ? ये तो क्या कहते हैं कि ये द्रव्य हुआ ना, यानी द्रव्य यानी सभी जो भी चीज होगा, हम लोग जिससे भी घिरे हुए, चाहे वो पानी होगा, चाहे वो ईंट होगा, चाहे जो भी होगा, चाहे ये कैमरा होगा, अच्छा ये मार्कर है, ये सब द्रव्य है। द्रव्य क्या होता है? वो स्थान भी घेरता है, सॉरी ये स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, यानी उसका कुछ ना कुछ वेट होगा और कुछ ना कुछ स्थान को घेरेगा वो। लेकिन एनर्जी जो होता है, एनर्जी में द्रव्यमान नहीं होता है और स्थान नहीं घेरता। अगर एनर्जी में द्रव्यमान होता तो मैं बोलता हूं, जैसे आप लोग पास साउंड साउंड जा रहा है ना, तो वो बोलता है कमरा खाली करो भाई, मुझे यहाँ पे रहना है। नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि साउंड एक एनर्जी है। तो द्रव्यमान, एनर्जी में द्रव्यमान नहीं होता और वो स्थान नहीं घेरता, ठीक ना। अब द्रव्यमान इसी यानी एनर्जी एवं मास, एनर्जी एवं मैटर के बीच में ही अध्ययन को क्या बोल देते हैं? फिजिक्स बोल देते हैं, यानी भौतिक विज्ञान बोल देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच में सबसे पहले जो अध्ययन किसने किया था? तो वो आइंस्टीन था। कौन था? आइंस्टीन। कौन? द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच में, यानी मास एवं एनर्जी के बीच में सबसे पहले नंबर जो रिलेशन बताया वो कौन था? तो वो आइंस्टीन था। आइंस्टीन ने कौन सा रिलेशन बताया? E बराबर mc²। ई बराबर क्या बताया? mc² बताया, ठीक। इसमें समझते हैं तो ई जो है वो एनर्जी है और यम क्या है? वो मास है, ठीक है ना, यानी द्रव्यमान है। और सी क्या है? ये प्रकाश का लाइट ऑफ क्या कहते हैं, ये प्रकाश किसकी है? यह प्रकाश है। अच्छा, बात पूछा जाए आप लोगों से कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो वो रोमर नाम का वैज्ञानिक था। कौन? रोमर। प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो रोमर नामक क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। हम लोग दो चीज देख चुके हैं कि ऊर्जा एवं द्रव्य, कौन? यानी ये हो गए एनर्जी एवं मास के बीच में अध्ययन, क्या कहते हैं कि जो सर्वप्रथम संबंध दिया था वो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक दिया, आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। इसी को E बराबर mc² को सापेक्षता का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इसी को कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। E बराबर mc² को, यानी ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया या सर्वप्रथम संबंध किसने दिया था? तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक था। कौन था? आइंस्टीन। अगर ये जैसे इसमें कुछ मास होगा ना, इसके द्रव्यमान को अगर प्रकाश की चाल की स्पीड से फेंका जाए तो वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या है कि c² है ना, mc² प्रकाश का चाल है ये। अगर किसी के भी मास को, किसी के भी द्रव्यमान को अगर इतनी वेलोसिटी दे दिया जाए, यदि प्रकाश के चाल के बराबर की वेलोसिटी दिया जाए, तो उसको एनर्जी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी में, ठीक। अगर आप पूछा जाए एक चीज, ये सब चीजें याद रहना चाहिए। जैसे फादर ऑफ फिजिक्स बोलेंगे तो न्यूटन को कहते हैं, यानी भौतिकी के पिता किसे कहेंगे? तो न्यूटन को कहेंगे। लेकिन बोला जाएगा आधुनिक भौतिकी के पिता, यानी मॉडर्न फिजिक्स ऑफ, क्या कहते हैं कि ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे बोलते हैं? उसे आइंस्टीन को बोलते हैं। यानी आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहेंगे? आइंस्टीन हो जाएगा। लेकिन भौतिकी का पिता तो वो न्यूटन हो जाएगा। लेकिन ये पूछा जाए कि मॉडर्न आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो वो स्टीफन हॉकिंग है। मॉडर्न आइंस्टीन कौन सा है? स्टीफन हॉकिंग। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको नोबेल प्राइज, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो प्रकाश विद्युत के लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्या है? देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है ना, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कह देते हैं। हम लोगों के पास जो भी आता है इलेक्ट्रिसिटी या सॉरी जो लाइट आता है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। इसी को ही कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है ना।
उन्होंने इस तरीके से बताया, जो प्रकाश हम लोग के पास कैसे आता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, जिसे क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। चल रहा है ना भाई। देखिए अब हम लोग इतना समझ गए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी जो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए तो आइंस्टीन को मिल गया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया, तो वो तो हर्ट्ज ने दिया था। किसने खोजा था, हर्ट्ज ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने खोजा था, तो वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक, देखिए फिजिक्स में हम इतना बेसिक चीज जान लिए। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे, यूनिट एवं डायमेंशन। देखिए सबसे पहले नंबर देखते हैं कि राशियां, यानी राशि, जो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। स्केलर क्वांटिटीज जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं। इसमें किसकी आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड की क्या कहती है, आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश में, लेकिन डायरेक्शन की यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, यानी अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसे क्या बोल देंगे, उसके अदिश राशि बोल देंगे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है ना, अब आप लोग को समझना है कि परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर, अगर मान लीजिए किसी खेत में पानी लगाना है, ठीक, जैसे खेत में पानी सींचना है उसको, ठीक, आप उसमें पानी लगाएंगे तो इसे नहीं बोलेंगे भाई दक्षिण उत्तर इतना, उत्तर की तरफ इतना, यानी दिशा नहीं बताया जाएगा, उसमें दिशा नहीं बताया जाएगा। जैसे समय ही हमारा हो गया, ठीक, समय में कोई दिशा है, बस बता देगा भाई 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, 8 बज रहा है, उत्तर की तरफ 4 बज रहा है, उत्तर की तरफ 3 बज, ऐसा थोड़ी नहीं बताता आदमी। यानी केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अदिश में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, अदिश की राशियों कौन कौन सी होती है, तो कुछ देख लेते हैं। दूरी हो गया, चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, विद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यानी कौन कौन सा, दूरी हो जाता है, चाल, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत धारा, और आवेश हो गया, विभवांतर हो गया, प्रतिरोध हो गया। ये सभी कैसी राशि हैं, ये तो सभी अदिश राशि हैं। कैसी राशि हैं, अदिश राशि। अब हम लोग सदिश राशियां देख लेते हैं। सदिश राशियों में क्या क्या, यानी इसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, क्या परिमाण भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। सदिश राशि के लिए क्या चाहिए, सदिश राशि के लिए मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों चाहिए। इसमें कौन सा होता है, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेलोसिटी यानी वेग हो जाता है, एक्सेलरेशन त्वरण हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है, संवेग हो जाता है, वेट हो जाता है, ठीक, फोर्स हो जाता है, बल हो जाता है, संवेग हो जाता है, बल आघूर्ण हो जाता है, धारा हो जाती है। ठीक ना, उसके बाद धारा घनत्व होता है, ये सब चीजें होता है। ठीक है ना, इतना चीजें क्या होती हैं, ये सदिश राशियां होती है। इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट होता है, ये लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक ना, पदार्थ की मात्रा। देखिए कौन कौन सा होता है, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 होती है। कितनी होती है, फंडामेंटल यूनिट। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। ताप को केल्विन में मापते हैं। ठीक, जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में मापते हैं, और जो समय है वो सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं, विद्युत धारा को किस में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा को, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापा जाता है। समय, ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाता है, कैंडिला में। तो यानी 7 क्या कहती है कि फंडामेंटल राइट होती है, कितनी, सॉरी फंडामेंटल यूनिट होती है, कितनी, फंडामेंटल मूल इकाई कितनी होती है, 7। 7 से ही मिलकर के व्युत्पन्न राशि कहलाती है। 7 से मिलकर के, अभी जब बताएंगे कि मीटर पर सेकंड क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये इन्हीं सभी से मिलकर बना हुआ है। यानी कितनी मूल राशियां होती हैं, तो 7 होती है। कौन कौन सा, तो लंबाई हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, और ज्योति तीव्रता होता है। मेरी बात समझिएगा, अगर पूछा जाए कि समय को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको होगा सर सेकंड द्वारा। नहीं, समय को हम पूछ रहे हैं किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो क्रोमोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, क्रोमोमीटर द्वारा। ठीक, यानी विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, अमीटर। यानी अगर ज्योति तीव्रता की बात की जाए, ज्योति तीव्रता को किससे मापते, तो लक्स मीटर द्वारा। ज्योति तीव्रता को किससे मापेंगे, लक्स मीटर द्वारा मापेंगे। ठीक है ना। देखिए अगर बात किया जाए कि सबसे पहले थर्मामीटर किसने बनाया था, तो सबसे पहले थर्मामीटर क्या कहते हैं कि गैलीलियो ने बनाया था। सबसे पहले थर्मामीटर किसने बनाया था, गैलीलियो ने बनाया था। अगर पूछा जाए कि अमीटर, यानी यहाँ पे आया ना, तो अमीटर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 होता है। लेकिन पूछा जाए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। एक
आदर्श वोल्ट मीटर का क्या कहते हैं कि वोल्ट मीटर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मेरी बात समझिए, अगर किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में व्यक्त किया जाता है, किसी के भी टेम्परेचर को केल्विन में व्यक्त किया जाता है तो उसे को परम ताप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, परम ताप कह देते हैं, ठीक है ना। यानी किसी के टेम्परेचर को केल्विन में अगर व्यक्त कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, परम ताप कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लिए कि मूल इकाई कितनी होती है, तो मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सा, लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और जो तीव्रता होता है वो इसके मात्रक हो गए, ठीक है। जैसे लंबाई का मीटर होगा, ताप का केल्विन होगा, द्रव्यमान किलोग्राम होगा, और समय का सेकंड होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, पदार्थ की मात्रा का मोल होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा, ठीक। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, कितनी होती है, सप्लीमेंट्री, यानी पूरक इकाइयां होती है। पूरक इकाई में एक होता है प्लेन एंगल, समतल कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन। अगर पूछा जाए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री, लेकिन ये सवाल में नहीं पूछेगा, पूछेगा कि एक रेडियन बराबर कितना होता है, कितना, एक रेडियन तो 57.2 डिग्री। एक रेडियन बराबर कितना होता है, 57.2 डिग्री। दूसरा कौन होता है, सॉलिड एंगल, यानी ठोस एंगल। कैसा, ठोस। इसका जो मात्रा होगा वो स्टेरेडियन होगा। क्या होगा, स्टेरेडियन। अब मुद्दा ये आता है कि सर इनको लिखने के कई विधियां हैं। हाँ, जैसे इनको लिखने की हम लोग समझते हैं कि कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली जो पद्धति है वो है एम, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जो लिखने की पद्धति होती है वो एम के एस पद्धति, एम के एस सिस्टम। कैसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई, ठीक, लंबाई को मीटर में, ठीक ना, लंबाई को किसमें, मीटर में, और द्रव्यमान को केजी में, यानी किलोग्राम में लिख देते हैं, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए, उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति में क्या होता है कि ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाए, मास यानी द्रव्यमान को केजी में व्यक्त किया जाए, और टाइम को सेकंड में व्यक्त किया जाए, उस पद्धति को क्या बोल देते हैं, एमकेएस पद्धति। दूसरा देखते हैं सीजीएस पद्धति। सी हो गया, जीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को किसमें, लंबाई को सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान को, ठीक, द्रव्यमान को ग्राम में, ठीक ना, और समय को, ठीक, समय को सेकंड में व्यक्त करें, समय को किसमें व्यक्त करें, सेकंड में व्यक्त करें, तो उस पद्धति को सीजीएस पद्धति। इस सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में व्यक्त कर देते, तो सीजीएस पद्धति होता है। इस पद्धति को, ये पद्धति फ्रांस में यूज की जाती है, इसलिए फ्रांस पद्धति भी से कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा जो पद्धति होती है वो एफपीएस पद्धति होती है। कैसी पद्धति होती है, एफपीएस सिस्टम, ठीक। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, किसमें, फुट में, फिट के लिख देते हैं, फिट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, कहते हैं ना कितना पाउंड केक लेके आओ, और समय को सेकंड में व्यक्त करें, ठीक ना। इस पद्धति को क्या बोल देते हैं, एफपीएस पद्धति। इस एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। एफपीएस पद्धति को कौन सी पद्धति बोल देते हैं, तो ब्रिटिश पद्धति भी बोल देते हैं। देखिए, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में, यानी समय तीनों में सेम ही मापा जाता है। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, किसी लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। और एफपीएस पद्धति में इसमें क्या होता है, लंबाई को फीट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और इसमें क्या होता है कि समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं, ठीक। तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान एवं लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रा कौन किसको क्या कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। लंबाई के बारे में देखिए, अगर 10 पे पावर -1 लगा है, ठीक, क्या 10 पे पावर अगर 1 लगा है तो उसको डेसी पढ़ेंगे। अभी हम बता ही रहे हैं कि इसको डेसी क्यों पढ़ा जाएगा। अगर 1 लगा है, अगर वहीं पे पॉजिटिव लगा रहेगा तो उसको डेका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसको डेका पढ़ेंगे। देखिए, अगर माइनस लगा रहेगा तो डेसी पढ़ेंगे, अगर +1 लगा रहेगा तो डेका पढ़ेंगे। अगर -2 रहेगा तो उसको सेंटी पढ़ेंगे। 10 पे पावर -2 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सेंटी पढ़ेंगे। अगर वहीं 10 पे पावर -2 रहेगा तो उसे हेक्टो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेक्टो। अगर 10 पे पावर -3 है
तो उसको मिली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहते हैं मिलीमीटर, तो मिली। अगर 10 पे पावर 3 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, किलो पढ़ेंगे, तो कहते हैं किलोमीटर ना। ऐसे देखिए, अगर 10 पे पावर 6 है तो उसको माइक्रो पढ़ेंगे, 10 पे पावर अगर -6 तो उसको माइक्रो पढ़ेंगे, लेकिन 10 पे पावर अगर +6 तो उसको मेगा पढ़ेंगे, तो इतना मेगावाट बिजली बनती है, तो यानी 10 पे पावर 6 रहता है। अगर माइक्रो का रहता है तो 10 पे पावर 6 रहता है। अगर वहीं बोला कि अगर 10 पे पावर -9 है तो उसको नैनो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नैनो। लेकिन वहीं पर अगर 10 पे पावर +9 है तो वहां पे गीगा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गीगा। अगर 10 पे पावर 12 है माइनस में तो उसको पीको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पीको। लेकिन 10 पे पावर अगर +12 है तो उसको टेरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेरा। अगर देखिए ये जो है 10 पे पावर -15 है तो उसको फर्मी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, फर्मी। लेकिन 10 पे पावर अगर +15 है तो उसको पेटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेटा। अगर 10 पे पावर -18 उसको अट्टो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अट्टो। अगर 10 पे पावर +18 है तो उसको इग्जा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इग्जा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान के अन्य मात्रक, पहले अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि द्रव्यमान के अगर अन्य मात्रक का होता है, द्रव्यमान के, द्रव्यमान में अगर आप लोग सब लोग जानते हो कि 1 kg बराबर 1000 क्या कहते हैं, ग्राम होता है, कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 10 पे पावर 3 ग्राम, इसको कर सकते हैं। एक स्लग, एक स्लग यूनिट होती है, एक स्लग बराबर 14.5, कितना होता है, 14.5 केजी, कितना, एक स्लग बराबर 14.59 केजी होता है, 59 केजी, ठीक है ना। एक स्टोन बराबर होता है, एक स्टोन बराबर 14.5 मतलब मान सकते 14.5 केजी, कितना, 14.5 यानी 14.5 केजी, कितना होता है, 14.5 केजी। एक ग्रेन, ग्रेन के सिक्के क्या आप सुनेंगे, 7.7, यही होगा 7.76 यानी 7.776 ग्राम होता है, एक ग्रेन बराबर 7.76 ग्राम, ठीक। एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, होता है एक 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, कितना होता है, -27 केजी होगा। एक क्विंटल बराबर 100 केजी, ये जनवरी करते हैं आप लोग। एक पाउंड बराबर 453.59 या 53, कितना, 53 ग्राम होता है। देखिए जो भी हम लोग केक वगैरह लाते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड इसी के हिसाब से, एक पाउंड आप लोग बताइए कि पाउंडल कैसा हो गया, एफपीएस, पाउंडल कैसा हुआ, एफपीएस, एफपीएस से हम लोग ग्राम में चेंज किए तो ये ग्राम कैसा है, सीजीएस, सीजीएस में आ गया, ठीक ना। अगर ग्राम को हम डायरेक्ट चेंज करते हैं केजी में तो वो पहुंच जाएगा एमकेएस में, समझ रहे ना। यहाँ पे कैसा, ये फुट हो गया, ठीक। एक पाउंडल इक्वल टू कितना हुआ, तो 453.53 ग्राम होता है। देखिए एक मीट्रिक टन बराबर, एक मीट्रिक कहते हैं ना, एक टन बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 3, कितना, 10 पे पावर 3 केजी। इतना चीज आप लोगों को समझना होगा। अब आ जाते हैं कि लंबाई में देख लेते हैं कि एक पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, कितना, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। या कह सकते हैं 3.26 एलवाई, एलवाई मतलब होता है प्रकाश वर्ष। यहाँ पे जो एलवाई लगा है ये प्रकाश वर्ष लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश वर्ष, क्या होता है, प्रकाश वर्ष। अब मुद्दे की बात आई कि ये प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष वो होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश द्वारा या लाइट द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चल ली जाती है वही क्या कहलाती है कि एक प्रकाश वर्ष कहला देती है। तो एक एलवाई या एक प्रकाश वर्ष देखते हैं कि एक साल में कितना दूरी चल लेगा, तो वो 9.46, कितना, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर चलेगा, कितना चलेगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर दूरी चल लेगा, उसी को प्रकाश वर्ष कह देते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होती है खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय यूनिट का होता है कि यहाँ पे पॉइंट लगा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, एक खगोलीय यूनिट बराबर क्या होता है कि 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। एक मील बराबर 1760 गज होता है। अगला क्या होता है कि अगर बात करते हैं कि एक मील बराबर कितना होता है, 1760 गज, या कह सकते हैं फीट में बदलेंगे तो 5280 फीट, कितना, 5280 फीट। या अगर किलोमीटर में कहना चाहते हैं तो 1.6 किमी, कितना कह सकते हैं, 1.6 किलोमीटर कह सकते हैं। देखिए एक नॉटिकल मील होता है कि नॉट होता है, नॉटिकल मील भी समझा रहे हैं, नॉट भी समझा रहे हैं। नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है, कितना, एक नॉटिकल मील बराबर 1852। जैसे हम लोग अपनी बाइक को अगर ले जाते हैं भाई हम इतना किलोमीटर आगे, सरफेस पे चलने के लिए, ऐसा नहीं तो बाइक समुद्र में जाएगी, पानी में जाएगी। देखिए सरफेस पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो कहें इतना किलोमीटर आगे, इतना किलोमीटर आगे। लेकिन वैसे जो शिप होता है, पानी वाला जहाज होता है, वो भी तो समुद्र में जाता है। तो समुद्र की दूरियों को मापने के लिए, या समुद्र की दूरियों को मापने के लिए वो नॉटिकल मील का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नॉटिकल मील का। लेकिन समुद्री शिप की
वेलोसिटी, वेग, चाल को व्यक्त करने के लिए नॉट का यूज किया जाता है। किसका? नॉट का। अगर मान लीजिए कोई शिप है वो स्पीड भगा जा रहा है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड नहीं कहेंगे, उसको नॉट बोलेंगे। 1 नॉट, 2 नॉट, 3 नॉट, ऐसी इस स्पीड से। यानी शिप की जो चाल होती है, पानी वाले जहाज की जो चाल होती है वो किस में मापी जाती है? तो नॉट में मापा जाता है। लेकिन नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी। किसके द्वारा? शिप द्वारा, पानी के जहाज द्वारा, ठीक है ना। तो अगर किलोमीटर में व्यक्त करते हैं तो यहीं पे पॉइंट लगा दीजिए, 1000 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक फर्मी बराबर, अभी हमने फर्मी की बात किया था, ठीक। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻, देखिए ये जो होता है ना ऐसे ऐसे करके से एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 घात मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻�10 घात का, ठीक है। तो इसमें नहीं लिखूंगा एंगस्ट्रॉम का, 10⁻�10 घात। एक माइक्रोन बराबर, अगर ऐसे ऐसे चिन्ह आ गए थे ऐसे करके, ठीक, तो माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 घात मीटर, ठीक। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 घात मीटर, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻�6 घात मीटर होता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया होगा। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि ये जो अभी हम कहते कि सेंटीमीटर माइनस प्लस कैसे हो जा रहा है, अब उसको देखते हैं। एक चीज आप लोग बताएंगे, उसको याद करना रहेगा, और क्रम वर्ग, ठीक। क्रम वर्ग कैसे याद रहेगा? जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो हो गया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सॉरी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। हम लोग जो भी निकालते हैं हम यहीं से मानते हैं, बेस क्या मानते हैं? यहीं से। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें किलो वाला बड़ा होगा कि सेंटी वाला, ओ मिली वाला, तो आपको सर इतना छोटा क्वेश्चन का पूछेंगे, किलो वाला बड़ा होगा, सेंटी वाला छोटा होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव पे घात लगाएंगे। कैसे घात लगाएंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में आएंगे तो हम लोग नेगेटिव लगाएंगे। आप देखिए यहाँ से खेला, अगर सॉरी उल्टा कर दिए हैं, अगर बड़े इसमें आएंगे, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में आएंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे, लेकिन छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में, सॉरी समझिएगा थोड़ी देर के लिए, कि अगर बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में आएंगे या छोटे में आएंगे तो प्लस लगाएंगे, लेकिन छोटे से जब बड़े में जाएंगे तो माइनस लगाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो अब देखिए कुछ मत करिए, यहाँ पे देखिए आपको इसी को क्रम से याद करना बस। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इस तरीके से याद करना बस। देखिए किलो के लिए 1 लगा दीजिएगा। अब हमसे पूछ कर रहा है, मीटर में पूछ रहा है ना, 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए और इसके बाद ये मीटर लिख दीजिए, बस खत्म होगा। कोई भी पूछेगा, जैसे कूलम पूछा कि 1 किलो में बताओ भैया 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे मिलीमीटर लिख दीजिए बस। उसके बाद किलो के लिए 1 लगाइए, 1 2 3 4 5 6, इसी 10⁻6 लिख दीजिए, इतना मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इतना मिलीमीटर। देखिए अगर हम लोग बड़े से छोटे वाले में कहीं से पूछ ले, अगर पूछ ले कि 1 हेक्टोमीटर बताइए, 1 हेक्टोमीटर बताइए कितना डेसीमीटर होता है, कितना डेसीमीटर, तो हेक्टोमीटर के लिए 1 2 3, डेसी पूछा ना, 1 2 3 3 लगा दीजिए, इतना डेसीमीटर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अगर हम रिवर्स चलते हैं, माइनस वाला में चलते हैं, अगर पूछे कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 मीटर में कितना मीटर, तो सेम टू सेम वही चीज रखना है आपको, यहाँ पर रखना है 1 मीटर। अब पूछा कितना किलोमीटर ना, तो यहाँ लास्ट में इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो मीटर के लिए 1 लगाइएगा, 1 2 3, 10⁻−3, ठीक। अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे पढ़ना, तो यानी जो ये निकल के आया वही सबसे निकला है, ठीक है, वही सबसे निकला है जहां से हम बताएं, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं बीमा। क्या समझते हैं कि बीमा ये क्या होता है, बीमा कैसे निकलता है, कैसे समझते हैं बीमा को? डायमेंशन, देखिए बीमा या तो समझ लीजिए तो या तो रट लीजिए। रटेंगे तो आपको हमेशा दिक्कत पड़ेगी, रटेंगे तो उसमें दिक्कत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि कितने का रटेंगे आप लोग, और जो तरीका बताने चल रहे हैं, अगर तरीका आप लोग को याद रहा तो तरीका से सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद रहेगा, उसकी बीमा निकल जाएगी। देखिए बीमा निकालने के लिए जो द्रव्यमान होता है ना, मास, द्रव्यमान को ऐसे लिखते हैं, जो बीमा होता है ना, बीमा ये बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखा जाता है, इसमें बड़े, लंबाई को जो होता है, लंबाई के लिए हम लोग, ठीक, उसके लिए यल लिखते हैं, ठीक। और जो समय होता है, समय, उसके लिए हम लोग टी लिख देते हैं, ठीक।
क्या लिख देते हैं, टी। अब देखिए जो बीमा की जो घात होती है, पहले अब धीमे धीमे सुनते हैं। पहला नंबर हमको किसी का भी बीमा निकालना है, मान लीजिए किसी का भी बीमा निकालना है, वेग, वेग का बीमा निकालना है। सबसे पहला नंबर तो वेग का हमको मात्रक याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, वेग का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है भाई साहब, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। मीटर, ये प्रति जो होता है वो बटा का काम करता है, किसका काम, मीटर बटे सेकंड, ठीक है ना, सेकंड। अच्छा बताइए लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मीटर, यानी मीटर के लिए हम लोग यल यूज कर दिए, ठीक है ना। और समय के लिए सेकंड, यानी कहेंगे सर आप टी यूज कर दिए, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताइए कि ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा, आप लोग पावर्स या घातांक में क्लास 7th में रहा होगा चैप्टर घातांक, उसमें पढ़ोगे। ये जब ऊपर जाएगा तो अपने ऊपर माइनस ले लेगा, तो ये ऐसे होगा, ठीक, यल, और ये क्या कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा, यानी एक ले लेगा अपने ऊपर। अब इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। इसको पढ़ेंगे LT-1, क्या पढ़ेंगे, LT-1, यानी वेग की बीमा जो होती है LT-1। कहोगे सर इतना लंबा काहे लिए निकाल रहे हैं आप, ठीक, निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब मान लीजिए जैसे एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को किस में व्यक्त करेंगे, यल में, और सेकंड स्क्वायर यल, तो पहले से इसमें टी स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, टी स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो यल तो ऐसे ही रह जाएगा, रह जाएगा ना, रह जाएगा। लेकिन ये जो टी है ये माइनस ले लेगा, क्या ले लेगा, माइनस। तो इसको मिलाएंगे तो LT-2, एक्सेलरेशन का मात्रक क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि बल का निकालिए, तो बल का हमको सूत्र का याद रहना चाहिए। तो F बराबर M×A हम लोग जानते हैं, M×A, ये न्यूटन के दूसरे नियम से आया होगा। जैसे ये बल है, क्या है, फोर्स, फोर्स का निकालना है तो M×A। तो देखिए बल का निकालना है तो ये क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किससे लिखते थे, यम से, तो यहाँ पे यम लिख दिए, ठीक। लेकिन ये जानते हैं ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ये क्या है, त्वरण, ये क्या है, त्वरण। तो त्वरण का भी निकाले LT-2, क्या निकाले, LT-2। देखिए ये वहां पे आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए अभी अभी जस्ट ही निकाले तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये तीनों मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा MLT-2, MLT-2, इतना का बीमा हो गया, ठीक है। ये याद रखिए, अगर बीमा आपको रिलेशन याद है, अगर सूत्र याद है तो आराम से आप बीमा निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे।